हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और रूल नंबर 1 याद रखिए कि टेंशन नहीं लेना है, जितना हो सके उतना सिलेबस हमें कवर करने की कोशिश करनी है करके। दोस्तों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑलरेडी सारांश से रिवीजन में ले चुका हूँ, इंस्टीट्यूट का दिया हुआ ये फ्लो चार्ट है। अब हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा। बट अगेन इकोनॉमिक्स में एक बात याद रखनी, लॉ जैसा यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद रखने का विषय नहीं है। कंसेप्चुअल बातों को ध्यान दीजिए, आपको जरूर 4 ऑप्शन में से एक जो जवाब है वो इजीली मिल जाएगा करके। अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन यूनिट 1 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं वो कि प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे उन्होंने ये कहा भी हुआ है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है दोस्तों एंटरप्रेन्योर, मतलब ही जो ओनर है, जो बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है करके। तो इसके रिवॉर्ड भी है। ये तो 4 फैक्टर्स हो गए। लैंड हमने देखा कि नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पैसिव फैक्टर है। इस पे जब तक कोई एक्टिवली नहीं उसको यूज करेगा तब तक वो यूजलेस होगा करके। तो ये पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे लेबर एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। लेबर मूवेबल है, एक जगह से दूसरे जगह उन्हें लेके जा सकते हैं। लैंड को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग नहीं लेके जा सकते। लैंड ये हेट्रोजीनियस वाला फैक्टर है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग जगह की लैंड का प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी अलग अलग होगा करके। तो ऐसे बहुत सारी बातें मॉड्यूल में तो दी है, लेकिन यहाँ पे क्विक रिकैप दिया हुआ है तो हम समझते देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इवन कैपिटल वाला पॉइंट ही उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, बट क्या इतनी जरूरत है? सारांश के हिसाब से तो इतना उन्होंने नहीं दिया। फिर भी हम लोग जितना दिया है उस पर फोकस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लैंड का जो रिवॉर्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंट। लेबर का जो रिवॉर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? वेजेस। कैपिटल का जो रिवॉर्ड है वो होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है वो होता है प्रॉफिट करके। देखते हैं, हमने कहा कि ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सिंपल टर्म प्रोडक्शन मींस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब सर एक वुड से आप टॉय बना रहे हो, तो टॉय बना तो उसका उसके बदले में लोगों ने पैसे दिए क्योंकि उससे उनका सेटिस्फेक्शन हुआ, बच्चों को खेलने के लिए खिलौना मिल गया। तो सर पॉइंट क्या है कि अगर आप देखो फॉर्म चेंज कर दिया, लकड़ों के आपने टेबल बना दिया, टॉय बना दिया, तो पॉइंट क्या है? जिससे फॉर्म बदलने से लोगों को उससे मतलब उनका वांट सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज व्हाट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसे हम प्रोडक्शन मानेंगे करके। क्या कहते हैं? यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यूटिलिटी ऑफ टाइम, पर्सनल यूटिलिटी, ये सारी चीजें आप वैल्यू ऐड करते हो, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इतना याद रखना करके। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात है। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। व्हाट डू मीन बाय फिक्स फैक्टर? दोज फैक्टर हुज क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज विद चेंज इन आउटपुट। देखो भाई, ये जितना देख आउटपुट कितना भी हो, ये फिक्स जितना लग रहा है उतने ही क्वांटिटी में लग रहा है, उसे फिक्स फैक्टर कहेंगे। और वेरिएबल मतलब जो चेंज होगा, दोज क्वांटिटी those the quantity of which change with the change in level of output। लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जिस फैक्टर का क्वांटिटी चेंज होगा उसे वेरिएबल फैक्टर कहा जाएगा। लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जिस जिस फैक्टर्स का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा उसे हम कहेंगे फिक्स फैक्टर करके। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। दोस्तों मॉड्यूल के शुरुआत में आपने देखा रहेगा, देखो ये वाला चीज मैं तीनों ही लाइन पढ़ के देता हूं और इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताऊंगा कहां पे एमसीक्यूज आ सकता है। देखो, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स स्carce रिसोर्सेज, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? कितना इनपुट है, जो लिमिटेड इनपुट है उसके साथ क्या आउटपुट बनाया जा रहा है, उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एनीवेज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या होगा यहाँ पे कि जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इनपुट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक सवाल आ जाता है करके, प्रोडक्शन फंक्शन में दो चीजें है, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट कब होगा? जब इनपुट आएगा। तो आउटपुट डिपेंड है किस पे? इनपुट पे, इसलिए आउटपुट ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा एमसीक्यूज पूछा जाता है। और इक्वेशन दिया है प्रोडक्शन फंक्शन का, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड सो ऑन एन तक, जहां पे Q स्टैंड फॉर आउटपुट गिवन कम्युनिटी एंड एबीसीए क्या है? डिफरेंट फैक्टर्स, दैट इज इनपुट है करके। चलो एनीवेज ये रिवाइज हो गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाले शब्दों की, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम पढ़ते हैं वो शॉर्ट रन में होता है और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल वो लॉन्ग रन में आता है। बट व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन? Short run period is a time at which at least one input use remain unchanged during that period। किसकी बात की है? अंडरलाइन करना, इनपुट की बात की है।
कि जितने भी आप इनपुट यूज कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट एक इनपुट क्या है राजा, फिक्स्ड है, मतलब रिमेन्स अनचेंज। रिमेन्स अनचेंज मतलब बदल रहा नहीं है, एटलीस्ट एक वेरिएबल, एक इनपुट, मतलब एक इनपुट जहां पे फिक्स है, अनचेंज है, वो उसे हम शॉर्ट रन कहेंगे। और जहां पे लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे मत लिखना लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, नहीं, ये ऐसा नहीं है। जिस टाइम पीरियड में एटलीस्ट एक वेरिएबल क्या है, फिक्स, अनचेंज, वो शॉर्ट रन है। और जहां पे आपके सारे वेरिएबल, सारे इनपुट क्या हो गए, बदल रहे हैं, तो ऑल द वेरिएबल, ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदल गए, वेरी हो गए, उसे हम लॉन्ग रन कहेंगे करके। इन शॉर्ट रन अ फर्म कैन नॉट इंस्टॉल न्यू कैपिटल इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में अचानक सा प्रोडक्शन नहीं बदल सकते, आप नया कोई कैपिटल इंस्टॉल नहीं कर सकते इमीडिएट। बट इन लॉन्ग रन इट इज अ टाइम पीरियड वेयर फर्म विल एबल टू इंस्टॉल न्यू मशीन एंड कैपिटल इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों वापस एक बार कहो कि यहाँ पे शॉर्ट रन में बहुत सारी चीजें बदलना मुमकिन नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट एक फैक्टर हमने यहाँ पे कांस्टेंट का है, यूजुअली समझो मशीनरी वगैरह, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती ट्रेमेंडस, लेकिन लॉन्ग रन में वो बदल सकते हैं क्योंकि हम सारे फैक्टर्स को बदल सकते हैं करके। दोस्तों यह सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। मुझे बताओ शॉर्ट रन में एक लॉ काम आएगा, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग लॉन्ग रन का एक लॉ है, उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। दोस्तों कोप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपको देखना है। कोप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में आपको एक बार इक्वेशन पूछेंगे, वो ध्यान से समझिएगा कि क्या है। यहाँ पे देख रहे हो क्यू, क्यू स्टैंड फॉर आउटपुट, ठीक है, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू के एल ए सी ब्रैकेट में 1 - ए। तो ये 1 - ए दिया हुआ है, ध्यान से रखना। बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है वो यहाँ पे अलग अलग साइन दे, जैसे कि यहाँ पे प्लस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 1 - ए। समझा आपको, क्या दिया है, 1 - ए। जहां पे क्यू स्टैंड फॉर आउटपुट, ये जो एल है स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ लेबर, सी स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। तो चलो सर ये समझ गया कि एल मतलब लेबर, सी फॉर कैपिटल। तो जो के एंड ए ये कौन से वेरिएबल है, तो आर पॉजिटिव कांस्टेंट, इसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट कहा जाएगा। तो कोप डोगलास में इतना तो भी याद रखिए, लास्ट मिनट में अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो सारांश का ये पॉइंट याद रखिए। पहले तो उसका इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू के एल ए सी ब्रैकेट में 1 - ए, जहां पे K और आपका जो A है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, और जो C और आपका L है, L फॉर लेबर और C फॉर कैपिटल। इतना याद रखिए, आपका यहाँ पे इक्वेशन ये डन हो गया। दोस्तों आगे आएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। What is law of variable proportion? The law of variable proportion or law of diminishing return to scale is relevant when some factor are kept fixed and other are varied। मतलब ही शॉर्ट रन की बात चल रही है, जहां पे some factors are kept fixed, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स होगा, बाकी के वेरी हुए चलेगा। तो जब एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स है तो उसे शॉर्ट रन कहा जाएगा। और शॉर्ट रन में ही कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल भी कहा जाता है। इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। दोस्तों लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, 3 फेजेस होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। कौन से वो भी मैं आपको दिखा दूं, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें समझने वाले हो। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अगेन आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये शॉर्ट रन में यूज हो रहा है कि लॉन्ग रन में? आंसर इज ये शॉर्ट रन में यूज होने वाला लॉ है। क्या क्लियर है आपको, बोलो यस और नो। यस सर, ये शॉर्ट रन में यूज होने वाला लॉ है। स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है। कौन सा रिटर्न कहा जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहा जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा रिलेशन समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 में आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है, क्योंकि हम प्रोडक्शन फंक्शन पर रहे, एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखो ये मैं बता रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व करना, क्योंकि इन्होंने इतने डिटेल में नहीं दिया, मॉड्यूल में जो दिया है वो आपको समझा रहा हूं। स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, लेकिन क्या चीजें ध्यान में रखनी है। स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही इंक्रीज होते हैं, लेकिन कौन ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है बताओ तो, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपेरिजन में ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। स्टेज, ये पहला पॉइंट। पॉइंट 2 लगता है तो नोट डाउन करते जाइए। पॉइंट 2, स्टेज 1 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, स्टेज 1 में एवरेज जो प्रोडक्ट है वो एक लेवल पे इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बाद में डिक्लाइन भी हो रहा है। जबकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ क्या हो रहा है राजा, सिर्फ इंक्रीज 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 ही होते जा रहा है। ये पॉइंट समझ रहा है क्या? स्टेज 1 में एवरेज प्रोडक्ट एक लेवल पे बढ़ा, लेकिन बाद में डिक्लाइन भी हुआ। जिस पॉइंट से वो डिक्लाइन होना चालू हुआ ना बेटा,
उस पॉइंट को ऊपर एक एफ दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहां पे, वो टोटल प्रोडक्ट के कर्व पे दिया हुआ है। कहां पे दिया है, टोटल प्रोडक्ट के कर्व पे, यहां पे दिया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या दिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बताओ जरा, मैं वापस आपको समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं स्टेज वन की। स्टेज वन में तीनों को देखना है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल, अगर मैं बात करूं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो इनका क्या रिलेशन होगा स्टेज वन में, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, टॉप पे जा रहा है, और डिक्लाइन भी हो रहा है। जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आपका एवरेज प्रोडक्ट टॉप से डिक्लाइन हो रहा है, उस पॉइंट से ऊपर स्ट्रेट जाओगे तो टोटल प्रोडक्ट पे एक पॉइंट लिखना, पॉइंट ऑफ क्या कहोगे, इन्फ्लेक्शन। क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन आफ्टर ध्यान रखिए, दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे आपका एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट हो रहा है। और यहां पे आप बोल सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट कट कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट को फ्रॉम दी अबो। ये देखो, सॉरी, एवरेज प्रोडक्ट कट कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट को फ्रॉम दी अबो। ये देखो, ऊपर से आ रहा है, ये रहा, ये ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट को करके कट करके ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है करके देखो। और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहां से शार्पली डिक्लाइन होके नीचे आ गया। स्टेज टू में बात करेंगे अपन, लेकिन स्टेज वन में याद रखना, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेज वन के एंड में क्या हो गया, मैक्सिमम। और वहां पे आप बोल सकते हो एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, एमपी, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज टू को कौन सा स्टेज बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। स्टेज टू में देखो, आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है बट कम स्पीड से। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों गिर रहा है, बट कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, आप देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट कम स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है। स्टेज टू के एंड में आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। तो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। ये यूटिलिटी जैसा चल रहा है अभी कुछ तो। लेकिन ये कौन से स्टेज के एंड में हो रहा है, स्टेज टू के एंड में और स्टेज थ्री के बिगिनिंग में, आप कह सकते हो। ओके, और एक चीज, स्टेज थ्री को कौन सा रिटर्न कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न। क्यों नेगेटिव रिटर्न कहते हैं बॉस, क्योंकि स्टेज थ्री में क्या हो रहा है, आपका टोटल प्रोडक्ट पहली बार डिक्लाइन हो रहा है। और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव। इसीलिए स्टेज थ्री को नेगेटिव रिटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेगेटिव रिटर्न। और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, एवरेज प्रोडक्ट भले डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी टच विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ऐसे तुमने दिखा पढ़ा है बेटा, यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज डन। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा है कि, अच्छा, यूजुअली आपको पूछा जाता है कि बिजनेस कहाँ पे काम करना पसंद करेगा, स्टेज वन, स्टेज टू की स्टेज थ्री। आंसर इज स्टेज टू। आंसर क्या होगा बेटा आपका, स्टेज टू। ये भी याद रखिए करके, यूजुअली बिजनेस कहाँ पे अपना परफॉर्म करना, प्रोडक्ट काम करना पसंद करेगा, स्टेज टू, क्योंकि वो अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, वापस में बता दूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कितने स्टेज है, तीन। यहाँ पे आपको तीन प्रोडक्ट के, मतलब आप तीन तरीके से देखते हो, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। आपको अगर पूछे कि स्टेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न में रिलेशन बताइए कि कौन सा कर्व बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो स्टेज वन में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ भी रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और कम हो रहा है। स्टेज वन में कौन सा कर्व है जो मैक्सिमम से बढ़ ही रहा है और मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और मैक्सिमम पे पहुंच रहा है। तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ बढ़ रहा है और मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है स्टेज वन के एंड तक। ओके, स्टेज वन के एंड तक जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है। ठीक है। ओके, कौन से पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जिस पॉइंट पे आपका एवरेज प्रोडक्ट टॉप पे जाता है और नीचे मुड़ता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पे। ठीक है सर, स्टेज वन इज डन। स्टेज टू में क्या हो रहा है, दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन कौन से ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट कंपेरेटिवली कम स्पीड से गिर रहा है। ठीक है, बढ़ते वक्त एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था स्टेज वन में, देखो दैट्स ऑल। तो ऐसे स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री याद रखना। स्टेज वन इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज टू डिमिनिशिंग रिटर्न और स्टेज थ्री को नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। यूजुअली बिजनेस स्टेज टू में चलता है। शॉर्ट रन का लॉ खत्म हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन का लॉ, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, या रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। It describes the relation between input and output in long run when all the input are changed in same proportion। देखो बेटा,
अब मैं आपको बताता हूँ रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे ध्यान से समझना, सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं कि आप कौन से लॉ को अप्लाई करोगे लॉन्ग रन में, वेरिएबल प्रोपोर्शन की रिटर्न टू स्केल, तो आंसर होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। वो इनपुट और आउटपुट का ही रिलेशन बताएगा। रिटर्न टू स्केल में 3 स्टेजेस होगा, एक कांस्टेंट, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। इस तरीके से इसका चार्ट बनता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और क्या डिक्रीजिंग रिटर्न करके। एक लेवल पे आप जितना मेहनत करते हो उतना आउटपुट नहीं बढ़ता या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, कांस्टेंट। ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, कम प्रोपोर्शन में एफर्ट्स मिल रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न। इस तरीके से रहेगा। दैट्स ऑल, छोड़ दो। अब इसमें आपको देखना है आइसोक्वांट। आइसोक्वांट जब पढ़ोगे ना तो दिमाग में याद रखना, आपने सेकंड चैप्टर में जो रिवीजन किया था इंडिफरेंस कर्व। मतलब सर, आइसोक्वांट और प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच गिव सेम आउटपुट टू द प्रोड्यूसर। यहां पे लेकिन आउटपुट की बात चल रही है, वहां पे हम लोग सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे। दो प्रेफरेंस वो सिलेक्ट कर रहे थे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा था। यहाँ पे हम वो चीज देख रहे हैं। वापस एक बार राजा, मैं आपको बताता हूं कि इंडिफरेंस कर्व जैसा ही कंसेप्ट है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप। यहाँ पे देखो, इंडिफरेंस कर्व में क्या देखा था, जितना बाहर का इंडिफरेंस कर्व वैसे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या देखेंगे जरा समझते हैं। देखो, प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारे कॉम्बिनेशन दिखाएगा जो क्या करेगा, गिव सेम आउटपुट टू द प्रोड्यूसर। इस इस इंडिफरेंस कर्व मतलब आइसो क्वांट यूज हो रहा है। किधर भी आप प्रोड्यूस कीजिए, कौन से भी पॉइंट पे प्रोड्यूस कीजिए, आपको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट। सेम आउटपुट, सेम आउटपुट। सर, आप कोई भी फैक्टर को ज्यादा, मतलब फैक्टर एक्स है, फैक्टर वाई, जो भी है, फैक्टर वाई, फैक्टर एक्स, आप कुछ भी यूज कीजिए, आपको मिलने वाला जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, सेम। इसे आइसोकॉन्ट कर्व कहा जाता है करके। ठीक है। आइसो कॉस्ट मतलब क्या, बजट लाइन जैसा। आइसो कॉस्ट मतलब क्या, बजट लाइन। इट शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर विच फर्म कैन बाय गिवन एक्सपेंडिचर और आउटले। आउटले मतलब खर्चा। एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में फर्म कितना खरीद सकता है, तो अलग अलग बजट लाइन दिया है। Figures show various iso-cost line representing different combination of factor which different outlay A, B, C, D, E, F iso-cost line। तो इसे iso-cost line कहा जाएगा। ठीक है बॉस। अब ये समझते हैं, लीस्ट कॉम्बिनेशन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब क्या। अब मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्चुअली आपको अभी समझ में आएगा इन दोनों का यूज क्या है। दोस्तों, आपको ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको आइसो कॉस्ट लाइन दिया हुआ है, अलग अलग आइसो कॉस्ट लाइन दिया, देखो L1, M1, N1, Q1 करके। ठीक है। अब आपको तो इनडिफरेंस कर्व, जैसे कि यहाँ पे कौन सा कर्व दिया गया है, आइसोकॉन्ट कर्व। आइसोकॉन्ट कर्व पे तो रहना है, फिक्स है। मतलब अब देखिए, ये आपका आइसोकॉन्ट है, ठीक है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन आपके अलग अलग बजट लाइन आइसो कॉस्ट में से कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा जहां पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। सी इज द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ गिवन आइसोकॉन्ट with the isocost line represent the least cost combination of factors of production at given output। अब ध्यान से इसे ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से पहले इसे ऑब्जर्व कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, सब बताता हूँ। आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट को आप ना इंडिफरेंस कर्व जैसा देखिए, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। इसे एक बार ऑब्जर्व कीजिए। चलो, किया बेटा ऑब्जर्व। अब शांति से मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। आप लोगों को ये एक आइसोक्वांट दिया हुआ है कर्व, मतलब इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन पे क्या कर सकते हो, चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। आप ए कॉम्बिनेशन यूज करो, आप बी करो, आप सी करो, आप डी करो, आप ई करो, इधर भी आपने काम किया तो आपको सेम प्रोडक्शन मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। ये क्या बोलता है, आइसोक्वांट कर्व, है ना। आइसोक्वांट क्या बोलता है, किधर भी काम करो आपको सेम आउटपुट मिलने। अब बजट लाइन में हम लोग क्या सोचते थे, कम से कम खर्चा। अब जब प्रोडक्शन कर रहे तो आइसो कॉस्ट में प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, तुम्हें कम से कम पैसा लगे और आउटपुट सेम रहा, तो फिर आप वही चाहोगे कि यार सेम आउटपुट अगर 100 रुपए में मिल रहा है, सेम आउटपुट अगर 80 रुपए में मिल रहा है और सेम आउटपुट अगर 200 में मिल रहा है, तो तुम कहां पे काम करना पसंद करोगे, जहां पे तुम्हारा खर्चा क्या होगा, कम, 80 रुपया होगा वहां पे। अब देखो, आप ए पे बनाओ, बी पे बनाओ, सी पे बनाओ, डी पे बनाओ, ई पे बनाओ, आउटपुट तो सेम है, क्योंकि कहां पे, आइसोक्वांट पे। लेकिन आप L1 पे अगर काम करोगे तो आपको इतना खर्चा आने वाला, लेकिन यहां पे करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट को कवर नहीं कर रहा है, एबीसीडी। ठीक है भाई। अगर आप M1 को देखो तो यहां पे आपको इस बजट में सी पॉइंट कवर हो रहा है,
मतलब इतना कम खर्चा करके आप सी पे अगर कोई चीज बनाओगे तो आप लोगों को उतना ही आउटपुट मिलेगा जितना ए पे मिलने वाला है, बी पे मिलने वाला है, डी पे और ई पे। थोड़ा और खर्चा करोगे, बी नहीं तो डी बनाओगे, लेकिन आउटपुट तो सेम ही है क्योंकि आइसो क्वांट पे आपको सेम आउटपुट मिलता है, तो क्यों खर्चा करके मतलब है। तो ये दोनों कॉस्ट पे जाके आपको कोई लेना देना ही नहीं। देखो, इस पे तो कोई सीन नहीं है पहला, क्योंकि किसी भी पॉइंट को कवर नहीं कर रहा। जितना आगे जाओगे एटलीस्ट एक पॉइंट कवर हो गया आइसो कॉस्ट में, कम कॉस्ट में अगर आपको सेम प्रोडक्शन मिल रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो सी इज द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ द गिवन आइसो क्वांट विद इन विथ एन आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट। कम से कम आपको खर्चा लग रहा है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिवन आउटपुट। सेम आउटपुट दे रहा है, कम कॉस्ट लग रहा है। इसीलिए अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कोई क्वेश्चन जहां पे आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो आप कम कॉस्ट पे ज्यादा सेम आउटपुट, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, या आइसो कॉस्ट अलग अलग है, इस पे कॉस्ट कम है कंपेरेटिवली, और यहाँ पे सी पॉइंट को हो रहा है, तो यहाँ पे आप काम करोगे तो सी विल बी योर आंसर, ऐसे रहेगा। ठीक है सर, डन। कॉस्ट एनालिसिस वाला पॉइंट आ रहा है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी बातचीत आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग कॉस्ट आपको दिया हुआ है। सबसे पहला आपको अकाउंटेबल कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट दिया है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कवर होता है, इसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं, जो आप एक्चुअली रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग पर्पज से। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या बेटा, इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आते हैं। कौन से, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, लिख लीजिए करके। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब क्या, अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो आउट ऑफ पॉकेट है, एक्चुअल खर्चा हुआ है। इकोनॉमिक कॉस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो भी, और इम्प्लिसिट मतलब मैंने अगर रेंट पे कोई चीज ली होती, भले खुद की है लेकिन रेंट पे ली होती, तो कितना रेंट जाना पड़ता, जो एडिशनल कॉस्ट है जो हुई नहीं लेकिन हो सकती थी, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। आई रिपीट, अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सप्लिसिट आता है और इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट आता है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट का यूज किया जाता है। अगर मैं कहूं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट कॉस्ट कौन सा होगा, तो आप कहोगे इकोनॉमिक कॉस्ट ये डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट कॉस्ट हो सकता है करके। जितना क्लियर है, ठीक है सर। एक है आउटले कॉस्ट और एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पे देखिए, आउटले कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जो एक्चुअली खर्चा हुआ, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब आपने आपका पैसा बिजनेस में डाला तो एफडी नहीं किया, एफडी नहीं किया तो उससे आने वाला इंटरेस्ट तुमको नहीं मिला, तो उसको तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हो। इसे हम सिर्फ एक्सप्लिसिट सॉरी इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से भी जानेंगे, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता नहीं है। तो अगर आए तो ध्यान रखना, आउटले कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट, इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट से जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। आउटले कॉस्ट तुम्हारा बिजनेस में रिकॉर्ड होता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता नहीं है करके। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट, जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चलाती है, फैक्ट्री चलाती है, वो रॉ मटेरियल के लिए पैसा देती है, लेबर को वेजेस देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देती है, तो इसे प्राइवेट कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन व्हाट इज सोशल कॉस्ट, दोस्तों प्राइवेट कॉस्ट के साथ जब वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो क्या कर रही है सर, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसकी प्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट को हानि हो रही है, और उसका भी तो कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, उससे हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। जस्ट बिकॉज हमने हमारा प्रोडक्शन किया, उसके साथ जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, उसको जो उसका जो कॉस्ट है उसे हम क्या कहेंगे, सोशल कॉस्ट कहेंगे करके। डन हो गया, ठीक है सर। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये पास्ट ओरिजिनल कॉस्ट है जो हमने परचेस के वक्त दिया था। जैसे मैंने लैपटॉप परचेस किया, मैंने 20,000 रुपया दिया, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो 20,000 में रिकॉर्ड होगा, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये करंट प्राइस होता है, मतलब आज मुझे लैपटॉप देके या कंप्यूटर देके नया कंप्यूटर खरीदना है, तो आज मार्केट में जो प्राइस चल रहा है दैट इज रिप्लेसमेंट, करंट कॉस्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पास्ट को डिनोट करता है। बुक कीपिंग में बताओ कौन सा कॉस्ट रिकॉर्ड होता है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हमें यूजफुल होता है करके। तो इन दोनों में से अगर बात आए, हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों में से डिसीजन मेकिंग में कौन काम आता है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में काम में आता है। ठीक है, अब एक आया इंक्रीमेंटल और एक आया संक कॉस्ट। व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट,
देखो राजा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एमसीक्यूज यहां पे आ सकता है। ऐसा कॉस्ट जो तुम्हारा एडिशनल, मतलब कहीं आपको फ्यूचर ओरिएंटेड कॉस्ट भी कह सकते हो। इंक्रीमेंट में तीन वर्ड याद रखो, क्या? फ्यूचर ओरिएंटेड कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट और रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको भविष्य में कुछ बदलाव करना है, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में XYZ मशीनरी आ जाए, तो इंक्रीमेंटल, जिससे आपका हो सकता है प्रॉफिट बढ़े, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट कॉस्ट है, उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहा जाता है। और संक कॉस्ट मतलब क्या? विच इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो हो चुका है, पास्ट ओरिएंटेड। देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है और संक कॉस्ट पास्ट ओरिएंटेड है, जो ऑलरेडी हम खर्चा कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बोलते हैं ना कि एक्सपेंडिचर हो चुका है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो चुका है, ये ऑलरेडी इंकर्ड है, इसका डिसीजन मेकिंग में कोई लेना देना नहीं। अगर यहां पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आता है तो ध्यान में रखना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, संक कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग करके। फ्यूचर ओरिएंटेड इंक्रीमेंटल है, पास्ट ओरिएंटेड संक कॉस्ट है। जो इंकर्ड होना बाकी है इंक्रीमेंटल, जो होगा भविष्य में, और जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है वो संक कॉस्ट है। ठीक है, डन। सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने देखा है बहुत बार, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली बेनिफिशियल है, डायरेक्ट जिसका कि इन्वॉल्वमेंट है, राइट? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बताने की जरूरत नहीं। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? प्रोडक्शन कितना भी बदले, जो कॉस्ट नहीं चेंज होता, जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूं और 50,000 पर मंथ मुझे रेंट देना ही है, बच्चे आए या ना आए, ये मेरे लिए फिक्स कॉस्ट हो गया। लेकिन जब स्टूडेंट आएंगे तो जितने स्टूडेंट बढ़ेंगे उतना नोट्स का खर्चा बढ़ेगा, इसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। जो प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट चेंज होता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलता उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं करके। दैट्स ऑल दोस्तों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको सारा समरी दे दिया, उम्मीद है आपको काम में आया होगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ हेडर्स दिए, लेकिन मैंने उसे आपको और एलिब्रेट करके बताने की कोशिश की है करके। डन राजा, इतना डन हो गया? बोलो यस और नो। यस। अब हम आगे कॉस्ट फंक्शन देखने वाले हैं, ठीक है? अब यहां पे वापस लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात आएगी। प्रोडक्शन में भी हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन देखा, लेकिन प्रोडक्शन में किस एंगल से देखा? वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दूसरा रिटर्न टू स्केल। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टोटल तीन प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, याद कीजिए। और रिटर्न टू स्केल में आपका इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, ये डिक्रीजिंग, ये तीन चीजें थी। अब हम कॉस्ट फंक्शन के एंगल से शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन देखने वाले हैं करके। ध्यान दो। The cost function refers to mathematical relation between cost and various determinants of cost. It expresses the relation between cost and output. तो cost function किसके relationship की बात कर रहा है? cost और output. प्रोडक्शन फंक्शन किसकी बात कर रहा था? इनपुट एंड आउटपुट की। ध्यान रखिए, प्रोडक्शन फंक्शन पूछा तो इनपुट एंड आउटपुट, वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे तुम्हारे इनपुट थे करके। यस और नो? तो प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट, कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट एंड आउटपुट की बात कर रहा है। Economists are generally interested in two types of cost functions, the short run cost function and long run cost function. अगर ये आए तो आप ये ध्यान रखिए। What is short run cost function? Fixed or constant cost which are not a function of output. These are inescapable और uncontrollable. ठीक है सर, एटलीस्ट एक कॉस्ट तो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा वहां पे। ठीक है, शॉर्ट रन। Long run, those are quantities of which change with the long run cost change in the level of output. जहां पे सारे के सारे कॉस्ट टाइम के साथ ना सारी वेरिएबल कॉस्ट रहेंगे। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब भविष्य में एक टाइम आएगा जब आप मशीनरी बदलोगे, हर कॉस्ट यहाँ पे वेरी होगा, एटलीस्ट एक कॉस्ट यहाँ पे क्या रहेगा? फिक्स करके। दोस्तों, अब यहाँ पे ना मॉड्यूल में एक चार्ट है, वो चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जहां पे फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं करके। क्या? देखो, अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट, ऐसे कुछ फॉर्मूला, ये मॉड्यूल से आप वो टेबल कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बॉस? आपको आता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिलके हमारा जो कॉस्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। चलो आप यहाँ पे ये देखिए, इतना रीड कीजिए। अब ज्यादा चैप्टर नहीं बेटा, शॉर्ट रन कॉस्ट इतना एक पेज है, और इसके बाद ये एक पेज, बस इतना इतना करोगे खत्म, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। फिर चौथा चैप्टर का रिवीजन है, बस 2 पेज का चार्ट बाकी है। लेकिन मैं अभी ना, आप ये वाला चीज रीड कीजिए, मैं ट्राई करता हूं कि मॉड्यूल का वो पेज मैं ढूंढ के वो वहां पे लेके आता हूं, तब तक आप सिर्फ ये चार्ट रीड कीजिए, ये वाला चार्ट रीड। चलो, मुझे वो चार्ट मिल गया है, मैं उस पे आता हूँ। आई होप आपने ये पॉइंट रीड किए होंगे, थोड़ा पॉज करके रीड करना करके बॉस। अब देखो यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉड्यूल की ही बात है, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर भी हो जाएंगे। और इतना मेरे साथ कीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन भी आपका खत्म हो जाएगा करके। अब देखिए बेटा, जब भी मेरा प्रोडक्शन भले जीरो हो, ठीक है, मेरा प्रोडक्शन भले जीरो,
फिर भी कोई तो कॉस्ट इंकर्ड होता है। अरे जीरो प्रोडक्शन पे भी खर्चा हो रहा है, उसे मैं क्या कहता हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ की पॉइंट नोट करते जाइएगा। जहां पे मेरा प्रोडक्शन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, कितना भी प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट कभी भी बदलता नहीं है। कौन सा फिक्स कॉस्ट में बात कर रहा हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी बदलता नहीं है। आपको कुछ पॉइंट आपने नोट डाउन किए टोटल फिक्स कॉस्ट के राजा, बोलो यस और नो। इवन देर इज नो प्रोडक्शन तो भी ये होगा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो भी उतना ही रहेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। दैट कौन सा, टोटल। व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप देखोगे, अगर मेरा प्रोडक्शन है ही नहीं तो वो कॉस्ट भी इंकर नहीं होगा। इफ देर इज नो प्रोडक्शन, देर इज नो वेरिएबल कॉस्ट, नो प्रोडक्शन नो वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा करके। आप ध्यान दीजिए इस पे, यस और नो। तो आपको दूसरा कॉस्ट का जो चीज समझा वो समझा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो दोस्तों ये है यूनिट ऑफ आउटपुट। जीरो आउटपुट पे जो कॉस्ट आएगा उसे टोटल फिक्स कॉस्ट कहेंगे। और एक बार आपको टोटल फिक्स कॉस्ट मिला तो आप सारे कॉलम में उससे सेम लिख दीजिएगा। इस पे ना एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते, समझो इसको। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। इन दोनों को मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपको कौन सा कॉस्ट मिलता है राजा, आपको मिलता है टोटल कॉस्ट, दिस वन। मतलब 1000 प्लस 0 1000, 1000 प्लस 50 1050, 1000 प्लस 90 1090, 1000 प्लस 140 1040 एंड सो ऑन। तो ये जो कॉलम है ये कहां से डिराइव हुआ है दोस्तों, आप क्या फॉर्मूला बोल सकते हो, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, योर टोटल कॉस्ट। ये समझा, यस। दोस्तों अब हम आगे आएंगे, टोटल की नहीं, अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज की। इसकी बात कर रहा हूं एवरेज, एवरेज विच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। जरा ध्यान से समझिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और पूरा गौर कीजिएगा स्क्रीन पे। व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट में दोस्तों आप देखोगे कि जब आपका 0 यूनिट था वो तो छोड़ो, 1 यूनिट पे 1000, 2 यूनिट पे 500, 3 यूनिट पे 333.33 करके, ठीक है, 4th यूनिट पे 250, 5th यूनिट पे 200। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, कभी कभी इसे कहते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से बोल रहा हूं, और आप ध्यान से सुनिए करके। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा, जरा आप मुझे ऑब्जर्व करके बताइए इस टेबल को। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब ये वाला, डिवाइडेड बाय आपका आउटपुट, टोटल आउटपुट, सिंपल। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आपका क्या आ गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। मतलब देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था राजा, कितना था, कितना था, कितना था, 140। तो कैलकुलेटर लीजिए, 140 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 46.67। करिए ये, फिर ये 49 कैसे करोगे, 196 डिवाइडेड बाय 4, 196 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आया 49। 51 कैसे आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को देखो, 51 कैसे आएगा सर, 255 डिवाइडेड बाय 5, 255 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आया 51। ये समझ में आ रहा है क्या, तो फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अच्छा, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बॉस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राजा यहां पे ध्यान दो, एवरेज, अच्छा एवरेज टोटल कॉस्ट क्या आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इन दो कॉस्ट का एडिशन पकड़ो, क्या क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों मिला के एवरेज कॉस्ट बनेगा। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाले, एकदम सिंपल है, क्या ध्यान दो यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट बताता हूं मैं आपको। अच्छा ये समझा ना, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आया, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। या तो दूसरा एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना यूनिट से, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना यूनिट से, तो भी आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट के दो फॉर्मूला है, लिखो, यहां पे लिख लो, क्या,
एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके भी एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा, नहीं तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जरा ये आजमा के देखिए, 1090 कैलकुलेटर लीजिए, उसके बिना नहीं होगा। 1090 डिवाइडेड बाय क्या, कितने 2, तो आपका क्या आ गया 545। जरा यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट क्या है 1140 डिवाइडेड बाय 3, 1140 डिवाइडेड बाय 3 क्या आया 380। समझा क्या, ये दो फॉर्मूले है किसके, एवरेज टोटल कॉस्ट के। डन, ओके सर, चलो ये तो हो गया सर। अभी हटा दीजिए, हमें बताइए मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है राजा, जो हम अभी तक सब चीजें करते आ रहे थे वही फॉर्मूला है, उसका ज्यादा टेंशन नहीं है। क्या कि आप टोटल कॉस्ट को कंसिडर कीजिए। आप सेकेंड यूनिट पे आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। सेकेंड यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है 1909, तो सेकेंड यूनिट का टोटल कॉस्ट है 1090, सॉरी 1090। इसमें से लेस करेंगे फर्स्ट यूनिट का टोटल कॉस्ट 1050। तो बताओ कैलकुलेटर पे लो, 1090 माइनस 1050 कितना आएगा 40। ये रहा तुम्हारा आंसर। अच्छा, फोर्थ यूनिट पे मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट कैसे 56 आ रहा है। क्या करोगे, फोर्थ यूनिट का टोटल कॉस्ट लोगे, दैट इज 1196, और फोर्थ यूनिट के टोटल कॉस्ट में से प्रीवियस यूनिट का टोटल कॉस्ट क्या करोगे, लेस 1140 लेस करो। 1196 माइनस 1140, तो आपका आंसर कितना आ गया 56। समझ में आ रहा है क्या मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जैसा ही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। चलो मुझे 8 यूनिट पे बताओ तो कितना आएगा मेरा मार्जिनल कॉस्ट। तो 8 यूनिट का टोटल कॉस्ट हो गया 1480 लेस प्रीवियस यूनिट, मतलब फोर्थ यूनिट का माइनस करो 1400, आ गया कितना 80। समझ में आया, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। और ये आपके सारे कॉस्ट के मतलब जो कंसेप्ट थे वो यहाँ पे कवर होते हैं बेटा। ठीक है, ये कवर होते हैं, अब यहाँ पे पढ़ लो, वही चीज है, सारी चीजें वही है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाउंड आउट डिवाइडिंग बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। वैसे नहीं समझता थियरी पढ़ के, लेकिन अब जो हमने पढ़ा हमको समझा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिला। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब यूनिट से डिवाइड किया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिला। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे मिला, जब टोटल फिक्स को डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिला। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट ये सम है, सम मतलब दोनों का एडिशन है। किसका एडिशन है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट मिलेगा। वो कॉलम याद करो आप। मार्जिनल कॉस्ट ये क्या है, एडिशनल मेड टू कॉस्ट बाय प्रोडक्शन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, जो हमने देखा। अपना ही फॉर्मूला याद रखो, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी जैसे निकालता था वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट है करके, एडिशनल करके। लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट व्हेन ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स आर वेरिएबल। देखो बेटा मैंने लॉन्ग रन में तो बताया आपको कि सारे के सारे कॉस्ट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, है ना। तो लॉन्ग रन का ये वाला मॉड्यूल में देखो, ये चार्ट देखो। लॉन्ग रन में आप देखोगे कि सारे शॉर्ट रन को मिला के, सारे शॉर्ट रन के जो लीस्ट वाले पॉइंट है, छोटे वाले पॉइंट है, आपको मैंने सिखाते वक्त भी सिखाया था कि लॉन्ग रन में क्या होता है, शॉर्ट रन का जो सबसे बोलते हैं ना कि जहां पे हमें परवड़ेगा, एज अ प्रोड्यूसर सोचो जहां पे कॉस्ट कम होगा वहां पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। और सारे शॉर्ट रन के पॉइंट को हम, छोटे वाले पॉइंट को हम कलेक्ट करेंगे ना नीचे वाले, तो हमारा एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनेगा। ठीक है, इसे इन्वेलप कर्व वगैरह कहते हैं, आएगा आगे हम सारांश में देखते क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाली बात थी। देखो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कंपोज ऑफ टू मेजर एलिमेंट नेमली टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखना शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट रहने ही वाला है। तो अगर आपको सवाल पूछा कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट ये कौन से दो मेजर एलिमेंट से बना है, तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट में दो मेजर एलिमेंट है, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट और क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सिंबॉलिकली टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स एंड टोटल वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट रन में दिया हुआ है आपको, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे क्या है, आउटपुट। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका आउटपुट जीरो है फिर भी कुछ तो कॉस्ट लग रहा है, इसको देखो, सॉरी, जब आपका आउटपुट जीरो है फिर भी आपको कुछ कॉस्ट लग रहा है, ये जो कॉस्ट है राजा, इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर भी कॉस्ट लग रहा है उसको, इसको हम बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। और ये जो मैंने ऊपर एरो किया हुआ है, ये एरो क्या है राजा, ध्यान से सुनो। जब आपका आउटपुट जीरो है या बढ़ रहा है, आगे कितना ही बढ़ रहा है, आपका एक कॉस्ट है जो बदल नहीं रहा है, जो बदल नहीं रहा है, आउटपुट जीरो होने के बाद भी आपका कॉस्ट है, उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जैसे आपका आउटपुट बढ़ने लगा वैसे कॉस्ट इंकर्ड होने लगा, इसे मैंने क्या बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट। ऐसे चार्ट बने हुए करके और यहाँ पे वही कहा है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस शो दैट फिक्स कॉस्ट विल इंकर इवन इफ देयर इज आउटपुट इज जीरो। ये आएगा ऐसा कौन सा कॉस्ट है जहां पे इवन इफ आउटपुट जीरो, भले आउटपुट जीरो है फिर भी आपका कॉस्ट इंकर हो रहा है, उसे कौन सा कॉस्ट कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व राइज अपवर्ड इंडिकेटिंग दैट आउटपुट इंक्रीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। अगर आउटपुट बढ़ा तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। The total variable curve starts from the origin because variable costs are zero when output is zero. The total cost curve has been obtained by adding vertically total fixed cost and total variable cost. तो ये सिंपल सी बात है। आपको अगर पूछा जाएगा कि जब मेरा आउटपुट क्या है? जीरो, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगा? जीरो। अगर आउटपुट ही नहीं है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन इवन आउटपुट जीरो है तो समथिंग कुछ तो कॉस्ट आ रहा है, उसे मैं क्या कहूँ? फिक्स कॉस्ट कहूंगा। ठीक है सर, इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पे आप देखिए रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप मैं बताऊं यहाँ पे ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट देखो, ये वाला चार्ट देखिए। इधर हमने देखा ना इस टेबल में किसकी बात चल रही है? इस टेबल में किसकी बात चल रही है? रिलेशन बिटवीन एवरेज और क्या? मार्जिनल करके, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट की बात चल रही है। ठीक है, आप एक पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे आप यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है? When average cost fall as a result of increase in output, marginal cost less than average cost। देखो जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगा, लेकिन कौन सा कॉस्ट कम होगा? मार्जिनल कॉस्ट कम होगा कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, ज्यादा स्पीड से गिरेगा। When average cost rise as a result of increase in output, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। देखो जब गिर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट लेस होगा, जब बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट मोर होगा। आप शॉर्ट में समझो, एवरेज कॉस्ट और किसकी बात चल रही है? मार्जिनल कॉस्ट। उन्होंने बोला व्हेन एसी एवरेज कॉस्ट फॉल्स, क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? लेस देन एवरेज कॉस्ट। अगर उन्होंने बोला एवरेज कॉस्ट राइज व्हाई एज ए इंक्रीज इन आउटपुट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो जब बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा, गिरेगा तो भी कम होगा। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अंडरलाइन कीजिए, क्या एमपी करो, क्या एमपी करो, लिखो वापस। व्हेन क्या? एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अगर आपको बोला कि ये कम है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो क्या होगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। अंडरलाइन कीजिए और ऐसे लिख लीजिए। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, marginal cost is equal to average cost. In other words, marginal cost curve cuts average curve at its minimum point या optimum point। ये चार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, शॉर्ट रन डन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफन कॉल्ड प्लानिंग कर्व। देखो ये अंडरलाइन कीजिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कौन सा कर्व कहते हैं? प्लानिंग कर्व। मैंने यहाँ पे ही बताया था आपको, ये मॉड्यूल में जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो यहाँ पे समझा था। इसे इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। इन्वेलप मतलब सबको वो समावेश कर लेता है, सारे शॉर्ट टर्म को समावेश कर लेता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को इन्वेलप कर्व कहो या प्लानिंग कर्व कहो, आप इसे दोनों में से कोई भी कह सकते हो करके। ठीक है सर। सो इट ड्रॉ एट टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो टेंजेंट समझ में आ रहा है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, टेंजेंट मतलब ये कैसे ड्रॉ किया गया है? सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना बेटा, इसके जो लोएस्ट पॉइंट है उसको टच करके टेंजेंट करके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाए। याद रखना इसे कौन सा कर्व कहते हैं? प्लानिंग कर्व कहते हैं, इतना याद रखना। इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब क्या? जो फायदा पहुंचाएंगे। देखो when increase in scale of up to optimum level there is economy of scale, on the other hand increase in scale beyond the optimum level this is diseconomy of scale। एक लेवल तक की चीजें अच्छी होती है, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे एक की जगह 10 ले। देखो एक बंदा काम कर रहा था, आपने दूसरे को अपॉइंट किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, ये 4 लोग रिक्वायरमेंट थी, तब तक तो प्रोडक्शन बढ़ा। आपने और 20 लोग अपॉइंट कर दिए, अब इतना ज्यादा अपॉइंट किया बियॉन्ड लेवल, अब ये 20 लोग आके बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा है, उल्टा ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन और कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये डिस इकोनॉमी हो जाएगा। जब तक फायदा इकोनॉमी, बियॉन्ड लेवल डिस इकोनॉमी हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल टू टाइप, एक इंटरनल और इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल which accrue to firm when engaged in the large scale of production, and external economy of scale accrue to firm due to factor which are external to a firm। देखो बेटा, इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अच्छी बात, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। देखो नीचे वही चीज दी है, काइंड ऑफ इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल।
एंड डिस इकोनॉमी। वन, टेक्निकल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। अगर आप अपडेटेड टेक्निक के साथ जाते हो तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल। लेकिन आउटडेटेड हो गया तो डिस इकोनॉमी। कमर्शियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी, रिस्क बियरिंग इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। मैनेजरियल मतलब आपका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लोगों को इनोवेटिव है, नए नए आइडियाज ले रहा है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कोई झगड़े नहीं हो रहे, डिस्प्यूट्स नहीं है, इंप्लॉय को भी समझ रहा है, कॉड जो अपने बोलते हैं ना कि जो उनके नीचे काम करे सबॉर्डिनेट, उनके साथ अच्छा व्यवहार है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है। लेकिन आपके मैनेजमेंट के अंदर ही झगड़े चल रहे हैं, ये डिस इकोनॉमी हो जाएगा। फाइनेंशियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी, आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, ये सारी बातें। तो ये हेडर से इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दैट इज काइंड ऑफ इंटरनल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। ये है काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर है, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमी है, चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, ग्रोथ एंसिलरी इंडस्ट्री, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये क्या बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके इंडिया देश में रोड अच्छे हैं तो ये फायदा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर रोड खराब है तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, सिंपल सी बात है। ठीक है। एंसिलरी इंडस्ट्री, अगर जितना इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, उतना मार्केट में फ्लो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है इकोनॉमी। और नहीं बढ़ेगा तो डिस इकोनॉमी। तो दोनों एंगल से, एक्सटर्नल पे आपका कोई भी कंट्रोल होता नहीं, इतनी बात याद रखना। गवर्नमेंट, अगर सपोर्टिव गवर्नमेंट आया तो इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आपको डिस्करेज करने वाला गवर्नमेंट आया तो डिस इकोनॉमी। तो ये सारे क्या फैक्टर हो जाएंगे बेटा, एक्सटर्नल इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी। आपके फेवर में गया तो अच्छा, अगर आपके अगेंस्ट गया तो डिस इकोनॉमी हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 3 का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का रिवीजन डन होता है। उम्मीद है ये सारांश हमें काम में आया और हमने कुछ हद तक मॉड्यूल भी कवर किया, लेकिन क्विकली आपको ओवरव्यू मिल गया रहेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहां तक समझा बहुत अच्छी बात है, और आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है करके। ठीक है, अब आप अपने आप पे भरोसा रखिए और बिंदास एग्जाम को जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।